इनकम टैक्स प्लानिंग एवं इनकम टैक्स का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो 100% थ्रू ITR हो गया है। जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जितना भी करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा व्हिच इज बीइंग फाइल्ड इन द ITR, इसी के बेसिस पे विभाग पूरा प्रोसेसिंग करने लगा है। और जरा सा भी वेरिएशन होने पर विभाग की ओर से नोटिस का सामना करना पड़ता है तथा कई बार केसेस स्क्रूटनी में भी आता है। तो हम सब यह जानते हैं कि यहाँ आवश्यक है कि विभाग किस इंटेंशन से कौन सी जानकारी मांग रहा है, हम विभाग को उसी जानकारी को प्रोवाइड करें। किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन का लेक ऑफ इंटरप्रिटेशन का नाम कोई गलत जानकारी नहीं दे पाए। तो आजकल सारे डेटा इंटरलिंक में है, चाहे वो AIS के हों, DIS के हों या थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास होती है वह सब डिपार्टमेंट के पास है। जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं वह थ्रू सिस्टम प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होने के बाद में यदि मिसमैच की स्थिति में नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज के हमारे स्पीकर जो कि हर साल एक प्रोग्राम लेते हैं, CA दीपक महेश्वरी जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं TPA के, मैं उनका आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तथा टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट CA JP सराफ जी एवं CA शाखा के चेयरमैन CA अनिशा कासलेवाला जी से निवेदन करूँगा कि वे आज के हमारे जो स्पीकर हैं जो कि हमारे अपने ही हैं उन्हें साथ सम्मान मंच पर लेकर आवे। इसके पूर्व माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। थैंक यू। मैं निवेदन करना चाहूँगा CA सुनील P जैन जी एवं CA आनंद जैन जी से कि वे आज के हमारे स्पीकर CA दीपक महेश्वरी जी को फ्लावर पार्ट एक स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करें। CA शैलेंद्र सिंह सोलंकी एवं CA कीर्ति जोशी जी से निवेदन कि वे आज के हमारे स्पीकर को दोनों संस्थाओं की ओर से स्वागत करें। CA JP सराफ जी से निवेदन कि वे अपना स्वागती उद्बोधन देवें। आज के हमारे स्पीकर हमारे साथी दीपक महेश्वरी जी, मंच पे विराजित CA ब्रांच के चेयरमैन कालीवाला जी, उपस्थित सभी सीनियर्स और मेंबर्स, मैं आप लोगों का से बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आज आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ा। पर सर एक अच्छी चीज़ के लिए कभी कभी ऐसी दुविधा हो जाती है और हमारे पास चूँकि वहाँ हॉल छोटा था तो ये थोड़ी अव्यवस्था हुई। बट आपको बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम है और आप सभी की इतनी अच्छी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है कि इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहें। मेरा छोटा सा एक और निवेदन है आपसे कि कई बार क्या होता है कि हम अपने मतलब ये प्रोग्राम CA मेंबर्स TPA मेंबर्स के लिए हम रखते हैं, पर हमारे आर्टिकल्स और हम दूसरे सब स्टाफ को भी कई बार इन कार्यक्रमों में भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है मेंबर्स को थोड़ा बैठने में परेशानी आती है। तो आगे से थोड़ा सा इस तरह का अवॉइड करें। अभी तो ठीक है, हम लोगों ने इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है, इसे हम TPA के वीडियो चैनल पे डाल देंगे। तो आप अपने स्टाफ को यदि इन चीज़ों की चाहें तो वहाँ से भी ट्रेनिंग दे सकेंगे। अभी ज़्यादा समय न लेते हुए अभय भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आगे कार्यक्रम शुरुआत करें। थैंक यू सर साहब। CA अनिशा कासलेवाला जी इंदौर CA शाखा के चेयरमैन से निवेदन कि वे ब्रांच की ओर से स्वागत उद्बोधन देवे। थैंक यू अभय सर। रिस्पेक्टेड सेशन दीपक महेश्वरी जी जो आज का सेशन ले रहे हैं, प्रेसिडेंट TPA, सेक्रेटरी TPA एंड ऑल द सीनियर्स एंड माय प्रोफेशनल कलीग। आज का जो सेमिनार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर अपन देखें चेंजेस क्या आए तो चेंजेस अगर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आए, बट दिस डजंट मीन कि ये सेमिनार इतना इम्पोर्टेंट नहीं। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि जो पिछले 3-4 साल में जो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं वो शायद हमने ध्यान नहीं दिए हैं और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो बाद में बहुत मेजर हो जाता है। जो 143
तो जिस तरीके से क्विक प्रोसेसिंग हो रही है, तो सारा प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम एडेड है। तो फीडिंग इन ITR फॉर्म इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो वहीं से हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमको जब ITR हम फिल करते हैं तो एक एक छोटी छोटी चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगी। जैसे कि हम 44 AD में फिल करते हैं तो वहाँ 4 मैंडेटरी कॉलम जो होते हैं मैंडेटरी हैं, डेटा क्रेडिटर, आपको बैलेंस देना है, कैश बैलेंस देना है, तो ये सारे हमको देना जरूरी है। अगर शायद हम जीरो कर दें जल्दी में या उसको भूल जाएं तो अगर असेसमेंट में आए तो वो फिगर को फिक्स कर देंगे कि आपने जीरो भरा है या आपने 10,000 भरा कैश में फॉर एग्जाम्पल, तो वही हमने मारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब नया शेड्यूल आया है जो पिछले 4 साल से आया, अभी का नहीं है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपको देना रहते हैं या बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी फॉरेन कंट्री आपको देना रहता है अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी अभी नोटिस आना चालू हो गए। जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो अब जो दूसरी कंट्रीज से हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन को उठा के हमको नोटिस इशू हो रहे हैं और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई गई है अगर कोई आपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट कोई फॉरेन कंट्री में है आपने अगर वो नहीं डिस्क्लोज किया है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे प्रावधान हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। मतलब मैं भी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, मैं सर से डिस्कस भी कर रहा था, तो टाइम क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं तो आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम। एक छोटा सा और अनाउंसमेंट करूंगा कि 24th and 25th को वी हैव अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन GST, बट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो 24-25 की नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो प्लीज गेट द रजिस्ट्रेशन डन एट अर्लीस्ट। 20 तारीख तक वो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन है, 20 तारीख के बाद जो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एंड आई वुड रिक्वेस्ट अभय जी टू टेक प्रोसीडिंग्स। थैंक यू। थैंक यू अतिशय जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो रिटर्न फॉर्म ही सब कुछ है, यहाँ पर कई सारे सीनियर्स मौजूद हैं। एक समय वह भी था कि फिजिकल फॉर्म हमको भरना होता था, कंपटीशन टाइप होकर साथ में लगता था, सारे सपोर्टिंग सकते थे। सुबह टेक होकर डिपार्टमेंट में जब बाबू जी के पास हम फाइल करने ले जाते थे तो वो इस प्रकार से चेक करते थे कि आज ही असेसमेंट कर देंगे। और इन सब के बाद एक बड़ी मशक्कत के बाद चालान करने बैंक जाता था, 4 कापी में चालान आता था, उसकी 2 कापी उसमें लगानी होती थी। वो इतनी एक रिटर्न करने में कम से कम 3 से 4 दिन की पूरी प्रोसेस होती थी मिनिमम। उसके पश्चात जब रिटर्न फाइल होता था तो एक लगता था कि एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है, जबकि आज यह कार्य सिर्फ कंप्यूटर पर ही सीमित होकर रह गया है। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या इस वर्ष चेंजेस आए हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखना है, इसके लिए मैं निवेदन करूँगा CA दीपक महेश्वरी जी से, जो कि हर साल इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं और हम सबको लाभान्वित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। CSV JP सराफ जी, सचिव श्री अभय शर्मा जी, ICI इंदौर ब्रांच के अध्यक्ष अतिशय जी, respected seniors and my dear friends, a very good evening to all of you. आज हमारा प्रोग्राम आधे घंटे लेट जरूर शुरू हुआ है, लेकिन रिटर्न्स में जितने भी चेंजेस हैं हम उसको 1 by 1 पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। मैं TPA का बहुत आभारी हूँ कि इस साल भी मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया और मैं विद्युत हूँ। आप सभी के प्रेम और विश्वास पे मैं खरा उतरता रहूँ, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करता हूँ और आप सभी लोगों से ही मेरा सीखना हुआ। मेरी प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई इंदौर में TPA के इसी हाल में बहुत सारे सीनियर से चर्चा करने के पश्चात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के पश्चात टेलीफोन पे, ये हमारे यहाँ का माहौल है जो हमें सिखाता है और इंदौर की ये बड़ी एक विरासत है जो हमें सीनियर से सीखने को मिलता है। इन सब की भूमिका के बाद में हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और टॉपिक जैसा कि अभय जी ने डिस्कस किया है कि आज की तारीख में जो रिटर्न फॉर्म है, रिटर्न फॉर्म में ही इतनी सारी जानकारी हमसे मांगी जाती है और जो CPC का प्रोसेसिंग सिस्टम है जो AI बेस्ड होते जा रहा है, तो उस AI बेस्ड होने के कारण आपका रिटर्न इमीडिएट प्रोसेसिंग होता है। इवन आपने अभी रिटर्न फाइल किया 15 मिनट बाद आपकी इंटीमेशन आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कुछ ऐसे समस्या है जो बहुत अच्छी तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है जहाँ हम गलत होते हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी है जहाँ पर हम सही होने के बाद भी इंटीमेशन गलत आती है, उसके दिमाग में खत्म नहीं कर पाते। तो फेसलेस रिजीम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी देती है कि हम ऑफिस में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने पहुँच करती है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम जिस दौर से
आज हम 2024 में हैं, इनकम टैक्स पोर्टल भी चेंज हो चुका है और जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे पोर्टल की बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन आज भी हम किसी न किसी ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जहाँ पर पोर्टल से संबंधित प्रॉब्लम्स हमें देती है। अभी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह सोलंकी जी वे इस कमेटी में, CPC वाली कमेटी में, और अभी एक हमारा प्लान भी था कि जितनी भी समस्या हमारी आ रही है CPC से प्रोसेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि अधिकांशतः समस्या रिटर्न भरने के बाद जिस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, या ऑप्शंस नहीं रहते या सही फिलअप करने के बाद भी होती है, तो उन्होंने आग्रह भी किया था कि यदि कोई भी इस तरह की समस्या हो तो आप अपने ग्रुप में या डायरेक्ट उनको आप पर्सनली एड्रेस करते हुए सही फॉर्मेट में भर के देंगे तो उनका भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि पोर्टल की समस्याओं को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, एक तो अपनी जगह है, फॉर्म अपनी जगह है, और CPC पोर्टल जो प्रोसेसिंग करता है उसमें बहुत सारे पिछले कई जगह आते रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स ने अपने सारे रिटर्न फॉर्म समय के बहुत पहले जारी कर दिए, और हमेशा मैं देख रहा हूँ कि वे बहुत वेल इन एडवांस इसको इशू कर देते हैं, नोटिफाइड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में सारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब कोई आमूलचूल परिवर्तन रिटर्न फॉर्म में नहीं हो रहा है, सिस्टम सेट है, 7 रिटर्न फॉर्म है, 7 रिटर्न फॉर्म की अपनी जो एप्लीकेबिलिटी है, उन एप्लीकेबिलिटी के नाम में भी पिछले 3-4 सालों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सभी क्लास के लिए जो ITR फॉर्म्स हैं आपके सबके नॉलेज में है ही सही। तो एक ITR सहज 1, 2, 3, 4 आई थिंक कि मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, और आज की तारीख में तो इसलिए नहीं कि हम अधिकांशतः सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं और बहुत सी बार हमको नहीं पता होता है कि कौन सा ITR सेलेक्ट हो चुका है, बट सॉफ्टवेयर उसको देख लेता है कि क्या इसमें एप्लीकेबिलिटी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ती है। जैसे सबसे बेसिक तो चीज़ आती है कि वो नॉन रेजिडेंट है, वो ITR बंद नहीं कर सकता है, वो ऑनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो ITR बंद नहीं कर सकता है, 5000 से ऊपर की आपकी इनकम है तो ITR बंद हो नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें शायद जो हमसे मिस हो जाए, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर उसे कहीं भी मिस नहीं करता है। और अब तो पोर्टल से जो आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं वो भी वहाँ एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इन सब चीज़ों की संभावना कम हो गई कि गलत रिटर्न फॉर्म चला जाए। यदि हम देखें 2024-25 में असेसमेंट ईयर कोई भी रेट चेंजेस नहीं हुए, सारे रेट्स बेसिक है। इनकम टैक्स की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इसमें किस तरह कोई परिवर्तन नहीं है। 31 जुलाई 31 अक्टूबर जो है वही डेट है, और 30 नवंबर ट्रांसफर प्रेसिंग वाले केसेस में। इस साल का यदि कोई सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा तो हम सीधे शुरुआत सबसे बड़े परिवर्तन से करते हैं, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 इसमें केवल एक छोटा सा परिवर्तन किया गया। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम हुआ करती थी, अब उसे न्यू टैक्स रेजिम किया गया। परिवर्तन बहुत छोटा देखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापक इसका प्रभाव होगा। और न केवल इसको डिफॉल्ट किया गया, बल्कि इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया। अट्रैक्टिव बना के मुझे ऐसा लगता है कि इसको डिफॉल्ट करना हम सबके लिए फायदेमंद होगा। कारण ये है कि जिस तरह के टैक्स रेट्स इसमें है और जिस तरह की डिडक्शंस जो मिलने लगी जो पहले नहीं मिलती थी, उसके बाद में नई टैक्स रेजिम अधिकांश केसेस में ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। यदि ये डिफॉल्ट नहीं होता तो एक नुकसान हमारा होता कि 31 जुलाई के बाद में हम कितनी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको ओल्ड टैक्स रेजिम लेना पड़ता है जो पिछली हमारी चल रही है। लेकिन अब हमारे पास ये रहेगा कि यदि हम रिटर्न भरने में लेट हो जाते हैं तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होने के कारण हमारे पास अपने आप नई टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फाइनेंस एक्ट 2030 में एक परिवर्तन किया गया, एक नया इसमें जो क्लॉज आया उसके अंतर्गत AOP, BOI और AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसको भी 115 PSC के दायरे में लाया गया। अब एक सवाल तो ये है कि सर इसको चेंज करते हैं क्या सिस्टम, तो चेंज करेगा सिस्टम को वही जो पहले भी चला करता था कि नॉर्मल असेसी है, अदर देन बिजनेस असेसी, तो हर साल रिटर्न फाइल की ड्यू डेट पे रिटर्न में ही इस तरह का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम, और हर साल चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कोई कंप्लायंस नहीं करना है, कोई फॉर्म 10 IPA नहीं भरना है, केवल आपको रिटर्न में डिक्लेयर करना है, आगे करना है। और बिजनेस क्लास जो असेसी है उनके लिए ये ऑप्शन है कि एक बार आप पुरानी में जा सकते हो, वो पुरानी से फिर वापस एक बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा फिर से वापस नहीं है। तो ये ऑप्शन आप सोच समझ के एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 115 BSE के रेट्स में भी चेंज किया गया है, जो पिछले साल तक इनकम टैक्स के रेट में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन 115 BSE की जो स्लैब्स थी उस स्लैब्स में परिवर्तन किया गया। 3 लाख का कोई टैक्स नहीं है, पहले 2.5 लाख का ब्रैकेट था और 5% की
तो हमने उनको कहा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम फायदेमंद है। शुरू में ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब हमने बाद में देखा, कैलकुलेशन किया, तो उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम फायदेमंद थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप टीडीएस में अपना कुछ भी देते हैं, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तब अल्टीमेटली आपके पास में अथॉरिटी रहती है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल टीडीएस रिटर्न में भी ये पूछता है सब डिडक्टर कौन से रेजिम को फॉलो करेगा, कौन से रेजिम करेगा, तो आप मतलब मैंडेटरी फॉलो हो चुका है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में गलत है, क्योंकि टीडीएस का रिडक्शन करना, कोई सामने से पूछना कि कौन से रेजिम में रहेगा, ये अपने आप में कोई मतलब वाली बात नहीं है। और जब उसको अधिकारी ये चेंज करने का, तो आप कुछ ही केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ये वाली जो स्लैब्स है आप देख रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है और इसे अट्रैक्टिव कर दिया गया। एक्सरसाइज का ऑप्शन वही है कि न्यू टैक्स रेजिम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम रहेगी। यदि आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको 10IE पहले फॉर्म भरना पड़ता है न्यू में आने के लिए, अब 10IE फॉर्म भरना पड़ेगा ऑप्ट आउट करने के लिए। केवल एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपका कोई ऐसा असेसी है जिसके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम फायदेमंद है, तो 31 जुलाई जिनकी ड्यू डेट है या 31 अक्टूबर, उसके पहले रिटर्न समय पे भरा जाए, ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और 10IE फॉर्म को आपने एक बार एक्सरसाइज कर दिया तो यू कांट विथड्रॉ फ्रॉम दैट असेसी। एक बार आपने फाइल कर दिया तो फिर वो अल्टीमेटली कोई रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पिछले 2 सालों से फाइनेंस एक्ट 2020 से नया टैक्स रेजिम 115 पीएसी नोटिफाइड किया गया था। उसके बाद हमको ऑप्शन दिया गया था कि आप एक बार नए में आ जाए, फिर आप एक बार विड्रॉ कर सकते हो, फिर आप ओल्ड में जाओगे, नया आपको नहीं मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फायदे का हमारे लिए स्थिति आ गई है। यदि ऐसा कोई एसएससी जो पहले एक बार न्यू में आके उसको विड्रॉ कर चुका है, अब चूंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो उसको ये ऑप्शन रहेगा कि वो न्यू में रह सकते हैं। एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग, मैंने अभी देखा है, अगर कोई रिटर्न तो फाइल नहीं किया, बट डिफॉल्ट का अर्थ ये होता है कि रिटर्न की जो पुरानी स्टैटिस्टिक्स है बहुत समाप्त हो गई है कि आप किस रेजिम में पहले थे, बाद में आपने कब चेंज किया। क्योंकि अब वो डिफॉल्ट रेजिम जो हो गई है वो गवर्नमेंट की मंशा भी है। पिछली बार उन्होंने कहा भी था सब अभी 65 से 70% जो लोग हैं वे ओल्ड टैक्स रेजिम में ही है, और सरकार चाहती है कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन से मुक्त पूरा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस बने। और आप अभी जो देख रहे हैं EIS और DIS जो नए अस्त्र आए हैं, उसके जो इंटीमेशंस है, यदि डिडक्शंस को आप छोड़ दो तो और बिजनेस हो दीजिए, तो बहुत सारे केसेस में EIS DIS की परफेक्टली इंफॉर्मेशन के आधार पर आप इनकम टैक्स रिटर्न बना सकते हैं। अधिकांश हम देख रहे हैं, केवल एक ही जरूरत पड़ती है कि उसकी करेक्टनेस को चेक किया जाए, क्योंकि बहुत सी बार इंफॉर्मेशन जो फ्लॉ होती है वहाँ पे वो अभी भी गलत हो रही है। लेकिन 2 साल पहले के EIS में और आज के EIS में काफी फर्क है। बहुत सी बार तो हमारा असेसी गलत होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा सही रहती है। लेकिन फिर भी कंक्लूसिव नहीं है। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, शेयर्स की ऑफलाइन जो डिटेल्स है, उसका जो इनपुट हम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा हमारा कैलकुलेशन रहता है, किस इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना है, किसको नहीं करना है, वो देखना पड़ता है। तो ये वाला 10IE फॉर्म का आपको जो विकल्प है, ये अब आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको ओल्ड में जाना है तो 10IE फॉर्म भर जाना है। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए जो ITR 3 और 4 फॉर्म भर रहे हैं, ताकि क्लास ऑफ असेसेस के लिए फॉर्म भरना जरूरी नहीं। फीचर्स हम देख लें इस न्यू टैक्स रेजिम को, इसलिए हम समझ लेते हैं क्योंकि पूरे साल की हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति यदि हमारे पास कोई बिना कभी भी कोई सलाह के लिए आ भी जाए तो हम केवल उसको फिंगर बता सकें कि सब क्या इसकी विशेषता और इसको ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर्स है, कोई डिडक्शन का चाहिए तो हमें भी उसके डॉक्यूमेंटेशन को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई गलत क्लेम हमसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक है फॉर द टैक्स पेयर एंड फॉर द कंसल्टेंट। टैक्स की रेट काफ़ी सिंपल है, याद रखने में बड़ी ईजी है। जो 3 की टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग चल रही है पूरी। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है उनके लिए पहले भी फायदेमंद थी, अब और ज़्यादा फायदेमंद हो गई है। वो कैसे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आप बड़ा एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। यदि हम टैक्स के लेवल पर देखें, क्योंकि उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अब तक 2.5 लाख रुपए है, यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख, लेकिन वहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और 5 लाख है, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं, केवल 3 लाख की लिमिट देती है। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पे सरचार्ज की जो रेट है, आप देख रहे हैं कि 2 से 5 करोड़ तक के जो इनकम स्लैब है वहाँ पे सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे आप नई टैक्स रेजिम में आप चाहे पुरानी टैक्स रेजिम में। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससी के लिए सरचार्ज की रेट जो है वो 37% से 25% कर देगी। बड़ा अंतर है। 12% का जो 5 करोड़ से ऊपर की इनकम वालों के लिए जो टैक्स इफेक्ट
87A की रिबेट, एक और डिस्क्रिमिनेशन कि वहाँ पर टैक्स रिबेट 87A की 12,500 और यहाँ पर 25,000, मतलब इफेक्टिवली 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। ये हमारी पूरी जानकारी में है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन छोटा सा ये है कि अभी तक 87A की रिबेट में कोई भी मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान नहीं था। 5,100,000 रुपए की इनकम पर 12,500 रुपए टैक्स मिनिमम हमको लगता है। तो बहुत सी बार बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बनती थी, किसी एसएससी का 5 लाख से ऊपर आता था तो वो एनी हाउ उसकी कोशिश करते थे कि आप 100-200 रुपये या 500-1000 रुपये की इनकम के आगे पीछे हम अपना इतना टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन नई टैक्स रेजिम में उस पर ध्यान रखा गया है और मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान इसमें दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ आप समझते ही है इसमें कि जितनी उस लिमिट से ऊपर की इनकम है टैक्स की लायबिलिटी वहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे 7,100,000 रुपये की इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ वहाँ पे 24,900 रुपये रहेगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है 7 लाख से जितनी ऊपर इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं रहे। तो ये बड़ा जरूरी सा कदम है क्योंकि इससे बड़ी नहीं होने से बड़ी एब्सर्ड पोजीशन क्रिएट होती है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रॉपर्टी, क्राउड फंड पे जो आप लोन पे करते हैं उसकी छूट आप नई टैक्स रेजिम में आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो छूट है, ये जो डिडक्शंस है, आपको सेल्फ रेसिडेंशियल जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वहाँ नहीं मिलेगी। रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर विदाउट एनी लिमिट आप इसको ले सकते हैं। और एक और जो रेस्ट्रिक्शंस रहता है वो ये रहता ही है कि आप इंटर हेड जो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगले साल में सेट ऑफ की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आप नई रिजीम में भी हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते। ये ऐसी चीज थी जो हमारे ध्यान में नहीं थी। आपको ऐसा लगता था कि नई टैक्स रेजिम में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बोरोड फंड में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो 7,27,777 रुपये वो फिगर है जहाँ पे आपका मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यदि इसके हम कैलकुलेट करेंगे तो उतनी ही इनकम उतना ही टैक्स रहेगा जितना आपको मार्जिनल रिलीफ, वहाँ पे हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा कि सब इस लेवल के आगे मार्जिनल रिलीफ की आवश्यकता नहीं है। कुछ छूट की बात कर लेते हैं, कुछ डिडक्शंस जो मिलते हैं इसमें, क्योंकि क्या नहीं मिलते हैं इसकी डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। तो हम उनकी चर्चा कर लें जो मिलते हैं। तो यदि 80CCD2 ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण डिडक्शंस है, जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉई वगैरह है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे किसी एसएससी केस में लगभग 8 से 10 लाख डिडक्शंस मिलती है। तो 80CCD2 के कारण पहले ये होता था कि नई टैक्स रेजिम बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती थी, लेकिन अब 80CCD2 जो रहता है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो रहता है सैलरी के रूप में परक्विजिट्स के रूप में आता है, जो हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से करता है। तो जो गवर्नमेंट उसका कंट्रीब्यूशन है वो 80CCD2 में हमको रिबेट मिलेगी। लेकिन केवल कंडीशन एक है कि एक तो एम्प्लॉय खुद करे और एम्प्लॉयर करे, इन दोनों का मिलाकर 10% ऑफ द सैलरी से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ सैलरी मींस बेसिक प्लस डी है, केवल एक कंडीशन से इसमें, ताकि इसमें कोई रिबेट नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन सैलरी वाले प्लेस के। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसके कारण हमारे बहुत सारे जो छोटे एम्प्लॉय थे, जो सैलरी क्लास पर्सन थे, जो नई टैक्सेस से नहीं देते थे, उस हर्डल्स को भी अब रिमूव कर दिया गया है। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी, अब मिलेगी नहीं। ये परिवर्तन अब सैलरी वाले केसेस में देखा जाए तो केवल 2500 रुपये का लॉस रहेगा आपको, और 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन रहेगी, जो कि पुरानी में मिलेगी और नई में नहीं मिलेगी। बाकी HRA वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो पुरानी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो एक कैलकुलेशन पार्ट में रहेगा कौन सा आपको बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल नहीं है। फैमिली पेंशन के संबंध में 15,000 की सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो डिडक्शन पहले मिलती थी ओल्ड टैक्स रेजिम में, जो न्यू में नहीं थी, वो अब मिलेगी। अब हम छोटी छोटी चीज याद रख लेते हैं जो पहले से चली आ रही है, लेकिन शायद हमसे कहीं मिस हो सकती है कि यदि कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है तो 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है सेक्शन 3 के अंतर्गत, वो पहले भी मिलता था नई टैक्स रेजिम, अभी भी मिलेगा। होम लोन पेड ऑन ये हमने डिस्कशन कर लिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो रहते हैं दिव्यांग एम्प्लॉई के, तो यदि ऑफिस से वहाँ जाने के लिए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट नई टैक्स रेजिम में मिलेगी, पुरानी में भी मिलती थी, अब नई टैक्स रेजिम में अब मिलेगी। कन्वेंस अलाउंसेस जो है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेंस टू परफॉर्म इन ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब ऑफिस से घर आने के लिए नहीं, कहीं और जाने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी के मद्देनजर जो दिया गया वो छूट इसमें भी मिलेगी। अलाउंस
granted will be allowed to meet the cost of traveling on tour or transfer to the employee. ट्रांसफर होता था उसके लिए ट्रांसफर अलाउंस दिया जाता है, तो वो छूट नई टैक्सेस में भी मिलेगी। दो छूटें हैं जो अपन चैप्टर 6A में ले सकते हैं नई टैक्सेस, ताकि चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नई टैक्सेस में नहीं मिलती। ATC, ATD, ATDD, ATBCC जो भी GA डोनेशन के वो कहीं नहीं मिलेंगे, केवल दो डिडक्शन ध्यान रखना है। ATJJA एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो ये वाली छूट पहले से भी मिलती थी और अब भी मिलेगी। हालांकि इस छूट का प्रयोग हम कम कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भी लिमिट लगती है वहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा नई अग्निवीर कॉर्पस फंड वाली योजना आई थी, उसमें ATCCH 2 के अंतर्गत जो है वो छूट मिलेगी, लेकिन अग्निवीर के हमारे एरिया में तो शायद कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन अभी राजनीतिक मुद्दा चूंकि सरगर्मी पे है, अग्निवीर का मुद्दा चुनाव में रहा, तो अग्निवीर के बारे में एक बेसिक जानकारी, मतलब बड़ा अच्छी प्रोविजंस आते हैं। इनकम टैक्स भी बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट जारी करती है, उसको सफलता प्रदान करने में इनकम टैक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से निभाता है सर, इसको हम समझ लेते हैं कि अग्निवीर जो योजना आई थी ये 14 जुलाई 20 में प्रोमलगेटेड हुई और इसको इफेक्ट किया गया था। उसमें इस 17.5 साल से 21 साल के जो युवा है उनकी भर्ती की जाएगी। 4 साल का उनको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दिया, उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल आपका 4 साल का रहेगा। 4,76,000 पर ईयर से उनको शुरुआत दी गई और 6,92,000 रुपये 4 साल में उनकी सैलरी पहुंचे। 4,74,000 में उनको कहा गया कि 30% जो डिडक्शन आपका हम काटेंगे वो है अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा। 30% ऑफ मंथली सैलरी जो भी ईयरली सैलरी, क्योंकि हर मंथ में कटेगा, और वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगा उसको, और उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप ये समझिए कि स्कीम किस तरह से तय होती है और उसको किस तरह से अट्रैक्टिव किया जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि सब जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि वो आपकी एक मंथली डेट्स है, तो वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होता था, किसी को छूट नहीं मिल रही थी, तो उसमें टैक्सेशन ज़्यादा लग जाता था। एम्प्लॉई के हाथ में जो अग्निवीर जिनको कहा जाता है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, तो उसको एग्जाम कर दिया गया ATCCH को, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो है। 4 साल के बाद 11 लाख का फंड होता है। अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट रहेंगे जो भी उनके नॉर्म्स चलते हैं, उसके बाद में 4 साल के बाद में ऐसा फंड क्रिएट हो जाएगा, जो कि यदि कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल गारंटी है 25% ऑफ द अग्निवीर जितने रहेंगे उनको नॉर्मल आप फोर्स में आपको ले पाओगे, आर्म फोर्स में। तो बाकी जो नहीं रहेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें या उनका कुछ भी वो करें, तो उसमें वो कर सकते हैं। तो जो सेवा निधि, उसको सेवा निधि कहा गया, तो उस सेवा निधि को भी 10-12 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया गया। मतलब वो जो बड़ा फंड मिलेगा 10-12 लाख का, उस समय टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि तो उसको भी 10-12 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये इनकम टैक्स जो रहता है वो अपनी स्कीम के जरिए इस तरह की योजनाओं को बहुत इफेक्टिवली तरीके से उसका टैक्सेशन का बर्डन रिमूव कर सकता है। अब आते हैं सब रिटर्न्स में क्या परिवर्तन हुआ है, रिटर्न्स के परिवर्तनों की व्याख्या कर लें। अभी पिछले 2 साल में जिस तरह के बजट्स आए हैं उसमें परिवर्तन कभी देखने को मिले हैं, और जैसा बजट चलता है लगभग वैसे भी वैसे रिटर्न फॉर्म चलता है, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 2023 है उसको इफेक्ट देने के लिए हमारे इस साल के रिटर्न में प्रावधान आते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 में जितने भी इनकम के संबंधित छूट से संबंधित परिवर्तन किए गए, तो उनके कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट जो रिटर्न फॉर्म में देना है वो तो आते ही है। इसके अलावा कुछ जानकारी का दायरा बढ़ा दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि AIS PIS में इस बार भी बहुत सारी नई जानकारियाँ ऐड हुई है। AIS PIS के संबंधित एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया गया, उसकी भी हम आगे वाले स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। तो रिटर्न्स में जो परिवर्तन है सब उसमें एक फर्निशिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब मैं ये बताऊंगा तो अपने को ऐसा कि सब ये पहले नहीं थी क्या, एक कॉलम डाला गया, a new column has been inserted in ITR forms whereby the taxpayer is required to select the applicable due date। सर applicable due date क्या है? 31 जुलाई है, अक्टूबर या अक्टूबर। तो मास्टर से कहते हैं कि अब तक पूछता नहीं था क्या, तो ये पहली बार इस कॉलम को डाला गया कि सब आपकी ड्यू डेट क्या है। एक और टर्म्स नया हम उससे परिचित होंगे, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये क्या है? ये एक इस तरह से मान लीजिए ग्लोबल वर्ल्ड वाइड तो एक तरह का स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को गॉस करें और उसका ट्रैकिंग करें, उसकी ट्रेल रखें। तो उसके लिए लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर का कहा गया है। RBI के तहत काम करने वाली एक संस्था है, जो कि इस तरह के नाम से जो संस्था बनी है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप टाइप करते हैं और वो
ऑटोमेटिकली आपको नंबर अलॉट करता है। तो जितने भी पेमेंट है, सिंगल पेमेंट का 50 करोड़ तो 50 करोड़ से अमाउंट के ऊपर लागू होती है, तो हमारे ये तो लगभग नॉन एप्लीकेबल जैसी ही है। लेकिन इस बार के रिटर्न केस को डाल दिया गया, कारण यह है कि जिन केसेस में 50 करोड़ से ऊपर का रिफंड है, 50 करोड़ की इनकम वाले केसेस भी इनका इंदौर में नहीं देखने मिले, तो 50 करोड़ से रिफंड वाले केसेस तो भरा नहीं, लेकिन वहाँ भी मैंडेटरी कॉलम है। एक नया टर्म्स है जो बहुत बड़े लेवल पे जो काम करते हैं वहाँ पे काम जरूर आता है, लेकिन हमारे लिए भी काम करते हैं। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रोसीजरल रूप से रिलैक्सेशन किया गया है, रूल 12 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ऑडिटेड रिटर्न है, तो ऑडिटेड रिटर्न में सीए तो अपनी तरफ से उसको फाइल कर सकता है रिपोर्ट को, बट उस रिटर्न को फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य थी। और बहुत सी बार ये होता था कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिल पाती थी, किसी कारण से नहीं बन पाती थी। जो ग्रामीण एरिया क्या है या जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उस कारण से उसको जो कर नहीं पाते थे समय पे, तो वो रिलेटेड फाइल हो पाती थी। तो वहाँ पे इस हर्डल्स को दूर कर दिया गया। उन केसेस में डिजिटल सिग्नेचर जो कॉस्ट है 1100 रुपये, वो भी बच जाएगी। आधार पीवीसी से अब आप ऑडिटेड रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली हम देखें डिजिटल सिग्नेचर, तो इनकम टैक्स में अब फॉर्म 15G और 15 है, केवल इन्हीं में इंडिविजुअल और एचयूएफ को डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता है। अदरवाइज पीडीएस रिटर्न पे आपके आधार ओटीपी चले जाते हैं, उनका कैसे रिटर्न और जीएसटी रिटर्न तो जाते ही। तो डिजिटल सिग्नेचर अब बहुत जरूरी नहीं रही इस केसेस में। एक छोटा सा परिवर्तन है, आईटीआर फॉर्म 3, 5 और 6 में एप्लीकेबल है। पहले ऑडिट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत 6 कॉलम थे वहाँ पे, के साथ डेट ऑफ सबमिशन, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, मेंबर्स का मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ द ऑडिटर और प्रोप्राइटर का फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और पेज नंबर। अब 3 नए कॉलम जुड़ गए। पहले था डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, तो हमको ये पता नहीं चलता था फर्निशिंग की डेट क्या लिखे। जब हमने उसको ऑडिट रिपोर्ट जिस दिनांक में बनाई है, जो डेट रखी वो लिखे, जिस पर फाइल करी है वो लिखे, या जिस डेट में हमने उसको अप्रूव किया वो लिखे। तो वहाँ पे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो उन्होंने नया डाल दिया कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट, मतलब आपके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के लिए कॉलम डाल दिया। दूसरा एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डाल दिया ताकि वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग में यदि कोई हो तो आ जाए। और एक यूडिन नंबर यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। अभी यूडिन नंबर यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। यदि मैंडेटरी फील्ड रहेगा तो फिर रिटर्न फाइल करने के पहले मुझे लगता है कि मैंडेटरी फील्ड रहेगा। कारण ये है कि 30 सितंबर आपके ऑडिट की डेट, रिटर्न भरने की डेट 31 अक्टूबर है। तो वो चाहते हैं कि यूडिन नंबर से डायरेक्टली मैच करें, क्योंकि बहुत सी बार हम यूडिन को अपडेट करना भूल जाते थे, वो हमेशा समस्या पैदा होती थी। तो ये यूडिन नंबर के लिए यहाँ पे कर दिया गया है, ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। प्रोसीजर अभी बढ़ गई, लेकिन जो प्रोसीजर हम करते ही थे वो यूडिन नंबर प्रॉपरली यहाँ पे हम डालते हैं। ये छोटे-छोटे जो चेंजेस है, जहाँ लूप होल्स थे उसको भर दिया गया, इस तरह की चीजें थी। जैसा कि आपको सभी को जानते हैं कि इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा रही जिस प्रावधान की, जिससे व्यापार जगत बड़ा उद्वेलित रहा कि 43B के अंतर्गत एमएसएमई के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं उनको निर्धारित समयावधि में पेमेंट करना आवश्यक हो गया। इसका फर्क ये पड़ा कि बहुत सारी जो यूनिट्स थी उन्होंने अपनी परचेसेस को लास्ट के समय मैनेज किया, बहुत से लोगों के पास स्टॉक नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि अल्टीमेटली उस निर्धारित समय में पेमेंट करना बहुत से बिजनेस साइकिल के लिए बड़ा मुश्किल था। तो जो एमएसएमई एक्ट है, अब उसके लिए आपको जो रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स को मेजरली अफेक्ट कर सकती है रिपोर्टिंग यदि की जाती है तो प्रॉपरली, वो है कि अदर इंफॉर्मेशन में एक कॉलम डाला है कि सब ऐसी कौन सी जिनको नहीं किया गया है, जो डिसअलाउड कॉलम है, तो वो ऑटोमेटिक ऑटो कैप्चर होकर आपका शेड्यूल मीटिंग आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में जैसा अदर इंफॉर्मेशन हम भरते नहीं है नॉन ऑडिटेड केस में, ऑडिटेड केस में तो कंपल्सरी भरना है, और नॉन ऑडिटेड केस में ऑप्शनल है। इसका मतलब ये नहीं कि भरना नहीं है, यदि कोई ऐसा डिसअलाउंस बनता है तो आपको डालना चाहिए, नहीं डालेंगे और बाद में पता चलता है तो जो भी मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग वाली जो दोनों पेनल्टी है वो दोनों अप्लीकेबल रहेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है। जहाँ तक ऑडिट वाला सवाल है तो उसमें तो सीए को भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ेगा कि कौन सी इकाइयाँ एमएसएमई में रजिस्टर्ड थी, कहाँ पेमेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। और एज ए टैक्स प्लानिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी साल की इनकम हमारी बहुत कम है और उस साल की इनकम को हमें बढ़ाना है तो जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड इकाइयाँ वो पेमेंट हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑफ पेमेंट बेसिस पर 43B हमको अलाउ करता ही है। तो 43B का दायरा भी बढ़ते जा रहा है सब, और बड़ा स्ट्रिक्ट इसकी मॉनिटरिंग करना सभी के लिए, एसएससी के लिए भी चैलेंजिंग और हमारे लिए भी चैलेंजिंग।
एमएसएमई से संबंधित एक और परिवर्तन है, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 इन दोनों के अंतर्गत एक कॉलम डाला गया है कि आपका एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना है। इंटरेस्टिंगली आईटीआर 3 में कॉलम नहीं डाला गया है, जबकि इंडिविजुअल्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द रजिस्टर्ड एमएसएमई, तो लेकिन केवल 5 और 6 में है और 3 में नहीं है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल यदि आपके पास में है तो डालना है। एक छोटा सा परिवर्तन है और बहुत अच्छा परिवर्तन है, जिसमें हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, आप समझते हैं 54 जितनी भी डिडक्शंस है उस डिडक्शंस पे यदि निर्धारित समय की अवधि के अंतर्गत हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर एक हमारे पास सुविधा है कि हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट खोल के अमाउंट को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं और फिर बाद में स्पेसिफाइड असेट्स को खरीदने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर पहले केवल हमको ये पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम डाला है, लेकिन अब आपको वहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि डेट ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर भी पूछेंगे वो और आईएफएस कोड पूछेंगे। इससे जो आप फर्जी क्लेम होते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि हम नहीं खुल पाए अकाउंट को लेट खुला पाए, लेकिन आप डाल दीजिए इसमें या डाल देंगे हम आपको डाल दीजिए, तो लोग डाल नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास आईएफएस कोड अकाउंट नंबर नहीं रहे। और हो सकता है कि ये बैंक से इंटरलिंक तो हो तो इसकी चेकिंग भी हो सकती है कि कितना अमाउंट है या वहाँ पे क्या डिपॉजिट किया है, तो आगे चल के संभावना बनेगी। ये डेटा कलेक्शन जो इनकम टैक्स का है वो आपके रिटर्न से ही जानकारी लेंगे और उससे ही वैल्यू होगी सारी चीज़ें। या दूसरों के रिटर्न में जो आपसे संबंधित जानकारी है, आपका पेन नंबर डाला हुआ है, आपका टेन नंबर डाला हुआ है, तो उससे भी बहुत सारी जानकारी आती है। इसको हम नहीं समझ पा रहे, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी जब कोई पूछने आता है तो हम भी इसमें निश्चित नहीं होते कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ आगे क्या प्रोसेस हो सकती है। एक नया परिवर्तन, एक नया प्रोविजन आया था 115 BBJ, ये था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स को रेगुलेट। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स ये पहली बार है। इसके पहले जो 115 शायद बी सेक्शन थी जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर टैक्सेशन किया था 30% फ्लैट डायरेक्टली, उसमें कोई मतलब वो नहीं था, 30% का सर्च आया था। सेम टू सेम प्रोविजन 115 BBJ के लिए आया है और इसके साथ में एक साथ से सारा 194 B है। अभी किसी एसएससी का मेरे पास फोन आया था, सर 26 एस उसको एआईएस दिया था, बोले सर ये 194 BA की आ रही है इसमें रिपोर्टिंग, तो ये क्या हो रही है? तो बहुत सारे ड्रीम 11 है, रवि सर्कल से है, कभी हम ऐसे ही उसको ट्राई कर लेते हैं और वो जीत गए, हमको पता भी नहीं चला और वहाँ से रिपोर्टिंग होगी तो वो आपके इसमें आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 194 BA क्या होता है, क्योंकि BA फिर आपको देखना पड़ेगा नेट में जाकर सब क्या है, तो ये ध्यान रखना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन है इसमें 115 BBJ का और साथ में मैंने BA का रिटर्न के पर्पज से हमको ध्यान रखना कि अदर शेड्यूल अदर जो इनकम होती है वहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग है, डायरेक्ट हेड टैक्स है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इसका अभी है संभव है। इसमें क्या होगा सब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए कोई एक हमारा चैनल है जहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉस है, तो उनको नेट प्रॉफिट पे ही टैक्स काटना है। जब ड्रीम 11 पे भी हम खेल रहे हैं और ड्रीम 11 में साल भर में हमने जमा किए सब वहाँ पे 1 लाख रुपए मिले, हमको 2 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख पड़ा है। इसका मतलब 2 और 1 3 माइनस 1 मतलब 2 लाख हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, तो ड्रीम 11 पे इसमें काट लेगा 2 लाख। लेकिन मान लीजिए हमने 17 लाख खेल रहे, वहाँ 2 लाख का लॉस हो गया, उनको नहीं काटेगा क्योंकि लॉस है। लेकिन वहाँ पर सेटिंग दोनों लॉस की और प्रॉफिट के आपस में करेंगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि वो डायरेक्ट मिसमैच होगी इन्फॉर्मेशन से भी, इन्फॉर्मेशन आपने करी है तो वहाँ पर उन्होंने को ऑप्शन नहीं दिया सबके नीचे डिडक्शन में सब ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नीचे लॉस ऑन द डेट, वहाँ पर आपको नेट भी रिपोर्ट करना है। एक्सपेंसेस तो कोई अलाउ होंगे नहीं इस हेड में क्योंकि वो तो लिखा हुआ है सेक्शन में, बट ये जो यदि एक ही ड्रीम 11 के पास से आपका पूरा है वहाँ पे लॉस प्रॉफिट होकर काट रहे तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ सकती है। इसका आने वाले समय में क्या समाधान निकलेगा ये जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, एक ही देगा बट खेलना ही नहीं है सब, जब आप प्रॉफिट कमाओगे सर और अभी तक तो प्रॉफिट कमाने वाले आपके जानकारी देखते हुए डाउन हो रहा जैसे सर मैं बता दूं कि ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अभी मतलब 4000 करोड़ का मतलब इसका ट्रांजेक्शन है पिछले साल का जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, और 15 से 20% हर साल तेजी से तो आने वाले समय में जो हमारा जो है इसमें टैक्स कलेक्शन 115 BBJ का हाँ 18 GGC ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है,
पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जाए। अब पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन था तो पिछले बार तो केवल कहा था कि सब 80 चीजें से आप अमाउंट डाल दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस पार्टी को दिया, पार्टी का नाम तो खैर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको केवल एक सिंपली ब्लैंकेट अमाउंट डाला था तो 10 लाख का डोनेशन दिया, इसका कोई ट्रेल नहीं था किसी के पास। और जितना ग्रे एरिया रहा है, जितने सारे नोटिस रहा है, जितना मामला चला है इलेक्ट्रॉनिक फंड का, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें आना चाहिए था कि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मांगी जाए, ताकि जो भी व्यक्ति सब क्लेम कर रहा है वो जेन्युइन क्लेम हो कम से कम, जहाँ तक क्लेम का सवाल है। तो इस बार नए एक पूरा शेड्यूल 80 GGC का एक नया एनेक्शन डाल दिया गया है, उसका शेड्यूल 80 GGC के नाम से ही है वो, और उसमें डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट, एलिजिबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट, DRM, UPI ट्रांसफर ऑफ जो भी नंबर देना आपको, और IFS कोड देना है। तो बैंक से संबंधित सारी डिटेल्स, एक UPI से आपने ट्रांसफर किया तो UPI का नंबर देना है, तो ये सारी डिटेल्स आपको बैंक से लेना पड़ेगी। अभी तक तो ये मेरे पास रसीद है और आप 5 लाख का कर दीजिए, लेकिन अब ये इसके लिए सारी मैंडेटरी फीस, इनके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो DRM, UPI ट्रांसफर नंबर ये भी संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने GPay से पेमेंट किया और GPay अनइंस्टॉल हो गया और आपको नहीं मिल पा रहा तो वो कहाँ से मिलेगा रिटर्न, तो वो प्रिंट आउट वगैरह जाएगा, सेविंग करना है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक अच्छा परिवर्तन है, वेलकम स्टेप है। तो ऐसी इनकम टैक्स में परिवर्तन तो कम हुआ है, लेकिन कुछ जानकारी के जो दायरे बढ़ाए गए वो बड़े सोच समझ के बढ़ाए गए, और जहाँ तक कोई गलत क्लेम करने का या इस तरह का ग्रे एरिया था उसको जो लूपहोल उसको प्लग करने की कोशिश की गई है। जिसका एक उदाहरण 80 GGC वाला है, ये वाला उसका शेड्यूल नया पूरा यहाँ पर ITR फॉर्म में इंसर्ट किया गया है। 80 CCH की हमने रजिस्ट्रेशन करी, पहला साल था 2023 का, तो सब जगह इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए 80 CCH का भी शेड्यूल बनाया गया है, और वहाँ पर वो स्थान दिया गया है कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 80U दो रिडक्शन थे सब, 80U और 80DD, तो साइमल्टेनियसली एक जैसी बीमारी चलती है। 80U उनके लिए जो सेल्फ है खुद ही मतलब सीवर डिसेबिलिटी से वो है, और 80DD यदि आपका कोई डिपेंडेंट है और यदि वो उस तरह का ब्लैंकेट आपको छूटे, यदि सीवर है तो 1,25,000 और नॉर्मल है वो 75,000, तो वहाँ पर केवल लिखना था, और कोई ताकि कोई परेशानी थी फॉर्म इसमें जरूर फाइल करना पड़ता था, लेकिन उस फॉर्म का कोई हमको पता नहीं चलता था। उसके बाद हम जेन्युइनली क्लेम करते थे डिडक्शन, लेकिन वो साइमल्टेनियसली जो फॉर्म चलते हैं 10 वाले वो फाइल करना भूल जाते थे, और बाद में नोटिस आता है CPC का कि साहब ये क्लेम आपका रिजेक्ट किया है, हम उस पर राष्ट्रीय के जाते हैं क्लेम को हमारे रेगुलर डला हुआ है। जैसे आपको रॉयल्टी का फॉर्म है, फॉर्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट रॉयल्टी आप लेते हो तो आपको साइमल्टेनियसली वो फॉर्म भी फाइल करना है, बट रिटर्न में तो कोई पूछते नहीं है सब कि आपने फॉर्म फाइल किया कि नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। यदि आप भूल गए तो आपको तभी मालूम पड़ रहा है जब इंटीमेशन आती है, और इंटीमेशन में आप बहुत सी बार राष्ट्रीय से तरफ से सब ये क्यों आ गई, रिटर्न तो पूरा सही भरा हुआ है। तो इसमें वो परिवर्तन है 80U में। इसमें फॉर्म 10IA जो हम भरते हैं उसकी फाइलिंग की डिटेल मांगी गई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक यूनिक नंबर आता है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी आता है। जो भी पर्सन इस तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित है उसके लिए पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट का, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी होता है। तो जो पुराने हमारे समय जब अभय जी बात करते जब पेपर लगाते थे तब हम एक 80U के लिए सर्टिफिकेट लगा कर, जो कि हमारे हॉस्पिटल ज़्यादा जारी होते थे कि सब ये 70% या 80% है, और उसमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी थी जिसमें हर 3 साल बाद उसका मतलब रिविजन होता था कि सर ये 70 तो 60 तो नहीं होगी, तो वो छूट कम हो जाती थी। तो ये यूनिट में आपकी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली शायद उससे कनेक्ट होकर इस छूट को लेने के लिए लेजिटिमेट जितनी जानकारी है सब ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। तो ये एक अच्छा मतलब परिवर्तन है। इलेक्शन नया डाला, चेंजेस नया नहीं है, प्रोविजंस वही है। ITR को उसकी जानकारी को विनियमित करके और बेटर तरीके से उसको लिया गया है ताकि क्लेम रिडक्शन सही हो और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टू सेम जो परिवर्तन है वो 80DD सेक्शन के लिए किया गया है। इसमें पहले आपको अमाउंट डालना था और बहुत ईजी था साहब किसी के लिए कि हाँ मेरी कोई ज़्यादा छूट हो रही है, ज़्यादा मिक्स लग रहा है, तो सैलरी एम्प्लॉई जो रहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर रहते हैं सब उसके वीडियो देखकर के साथ ये रिडक्शन है तो आप क्लेम कर लो सब। हम यार सब कोई छूट का प्रमाण पत्र सबको लगा नहीं जब आएगा तब, तो जब आएगा तब में लगाने में तो फिर जिसका आएगा तब लगाएंगे, कुछ गलत लेने में आती थी और हम नहीं चाहते हो कि बहुत सी बार यदि क्लाइंट के साथ लेना है तो वो लेना पड़ता था। जो पुराने जो कंसल्टेंट्स हैं वो तो अभी भी स्ट्रिक्ट है, सब जब आप पेपर नहीं दोगे तब तक क्लेम नहीं करेंगे, बट चूंकि अब सब तरह के केसेस चल रहे हैं, काफ़ी सारे नए लोग भी हैं या कभी कभी विश्वास की बात रहती है, तो ये जो प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस को काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और वो सही रूप से यहाँ पर
कॉल की गई। इसमें भी कोई आपको एग्रीडिटी की इंफॉर्मेशन जब आप डालेंगे तो आपने पूरा का पूरा टेबल बन जाएगी और वो इलेक्शन के उसमें आईटीआर फॉर्म पर चली जाएगी। एक और वर्ड को आ रहा है IFSC, तो ये जो डिविडेंड इससे मिलता है वो कंसेशनल रेट पे टैक्सेबल 10% पे ही टैक्स लगेगा उसमें। तो ये क्या होता है सब, ये अपन ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे हमारा एसी जेड लिमिट रहती है वैसे IFSC के एक सेंटर रहता है। जैसे पहला जो भारत का IFSC सेंटर था वो गांधीनगर में स्टेशन है, तो ऐसे तो पर्टिकुलर एरिया बता के वहाँ पे केवल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से ही चलते हैं, तो उसके तहत जो भी है वहाँ पर बहुत सारी टैक्स बेनिफिट टैक्स एग्जेंशन दिए गए और उनमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए भी सुविधा दी गई। तो इससे संबंधित एक नया 1 के अंदर सेक्शन है, वहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई ताकि उसमें लोअर बेनिफिट टैक्सेशन कर सके। एक परिवर्तन और है, और एक परिवर्तन ये एडजस्टमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का प्रोविजन इसमें दिया गया है। ये प्रावधान पहले से लागू है, जब से 115 EAA, BA और BS के सेक्शन आया तभी से हमको ध्यान है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नई टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल नहीं होता, नहीं मिलता है, लेकिन पुराने में मिलता था। अब जो मिल गया वो यदि होने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले साल का मामला अलग था, इस साल का मामला अलग है। लेकिन कभी कभी होता है कि उस एडिशनल डेप्रिसिएशन कारण आपको अगले साल में वो सेट ऑफ के लिए मिलता था, क्योंकि वो इंडेफिनिट ईयर्स तक आपके पास अवेलेबल रहता है। लेकिन अब उससे संबंधित कोई चीज़ है तो आपको आपकी WDV में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको कैरी फॉरवर्ड के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको WDV से उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो कॉलम नहीं था अभी तक, अब इस कॉलम को दे दिया गया। पहले हमको इसकी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि साहब WDV से एडजस्ट करना है बट कॉलम नहीं है, तो हमको पुराने साल की जो WDV थी उसमें से ये कम करके डालना पड़ा, तो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग मिल नहीं पा रही थी। अब उसके लिए यहाँ कॉलम इंसर्ट कर देगा। एक छोटा सा परिवर्तन है जो कि एक्ट में संशोधन के द्वारा ही हुआ है। अभी हम 54AB जब सेक्शन पढ़ते हैं, 54AB सेक्शन में लिखा है सर कि किस क्लास के लोगों को ऑडिट करवाना है, वहाँ पे लिखा है सब 1 करोड़ से ऊपर यदि आपका है तो ऑडिट करना है। प्रोविजन में लिखा था कि साहब जो 54AB सेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सब सेक्शन बदल अपना यदि करना पर बदल तो उनको ऑडिट नहीं करवाना है। लेकिन वहाँ पर प्रोफेशनल्स का कोई 44ADA सेक्शन का उल्लेख नहीं था वहाँ पर, जिस कारण से एक्ट के हिसाब से मतलब 44ADA का ऑफर करने के बाद भी आपको ऑडिट करवाने की बात बन रही थी गुंजाइश, तो उसको यहाँ पर ठीक किया गया है और वहाँ पे उन्होंने 44AD के साथ में ADA बनकर डाल दिया गया, ताकि 2, 3, 4 जो PV और 44AD के लिए जो लॉस है वो तो एज इट इज है, छोटा सा केवल एक्ट की लैंग्वेज को सही करने के लिए जो उसके इंटेंशन क्लियर करने की परिवर्तन किया गया। एक और छोटा सा परिवर्तन है कि रीजन फॉर टैक्स ऑडिट करने के लिए बहुत सारे कॉलम बने रहते हैं कि सर आपका एसएससी है वो 44AD फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 1 से 10 के बीच में है, या इस तरह के कॉलम्स हैं। उसमें 2 कॉलम्स ऑडिट किए गए। ये 44AD सेक्शन में जो आप ऑडिट कर रहे हैं उसका कारण क्या है? यदि सेल्स टर्नओवर जो है वो 44AD के कारण आपको ऑडिट आ रहा है, या एसएससी फॉलिंग अंडर सेक्शन 44AD है बट नॉट ऑफरिंग इनकम ऑन प्रेजेंट बेसिस या अदर्स करके आया है, वो क्लेरिफाई किया गया है। और पीछे की सिलेक्शन आप हमेशा करते हो, बट कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो अपना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, इससे हमको पता नहीं पड़ता कि ये पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा नहीं गया था तो अब रिटर्न जाते हैं। ये वाला कॉलम है, ये बी के जो कॉलम थे B1, B2, B6, B3 ये अलग से है, ये आपको प्रतिस्थापित किया। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी जो इस साल के रिटर्न में हमारे लिए होगा वो ये है कि अब इनकम टैक्स में जो 44AD जो सेक्शन टैक्सेशन की लिमिट उसको 44AD को 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया और प्रोफेशनल 44AD के अंदर 50 से 75। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि 2 से 3 के बीच में परिवर्तन कर देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिलेंगे। शर्त क्या है हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर amount received in cash does not exceed 5% of the total turnover or gross receipts for the previous year। मतलब 2 करोड़ से 3 करोड़ की एक्सटेंडेड लिमिट अभी तो तभी मिलेगी जब जो हमारा टर्नओवर है उसका 5% से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक सिमिलर प्रोविजन 44AB में भी आपने देखा है। 44AB में यह था कि 1 करोड़ की जो लिमिट थी वो 10 करोड़ तक हो गई थी, लेकिन उसमें 2 कंडीशन थी कि एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स जो भी वो आपका जो टोटल पेमेंट्स का 5% देखना चाहिए। साइमल्टेनियसली आपकी रिसीट्स भी है वो टोटल रिसीट्स
से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और दोनों कंबाइंड शर्त है, दोनों का पालन जरूरी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है तो केवल आपको टर्नओवर के सापेक्षिक जो चीज देखना है वो देखने में 2-3 थोड़ा से विशेष इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो हम आगे के इसमें स्लाइड्स में उसकी चर्चा है। 3 कॉलम बनाए गए कि थ्रू अकाउंट विल चेक बैंक ड्राफ्ट का जो भी सेक्शन है, दूसरा रिसीव्ड इन कैश और पहले एनी अदर मोड अदर देन ए एंड बी। पहले ये था सब कि 2 थे, जब 4480 की रिपोर्टिंग हम करते थे तो केवल 2 थे के साथ थ्रू अकाउंट विल चेक और एनी अदर, मतलब जो ए में नहीं है वो बी है। अब 3 बना दी है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन जरूर है सर जो ना तो चेक से है ना कैश है, इसके अलावा भी अदर कॉलम दिया गया। अब इस सर ने बताया था कि जेबी वगैरह जैसे उसका हो सकता है कि जेबी वहाँ पे आपको डालना है कि जेबी आपको किसी से परचेज किया और सेल भी किया, दोनों का आपस में एडजस्टमेंट हो। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सब 8% और 6% की धारा है। अब 8% तो एक्सप्लिसिटली जो है वो आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो जो जेबी की एंट्री है वहाँ तो फिर आपको ये उसको कैश का 8% ले जाना पड़ेगा। तो कैश तो ही नहीं हो तो अदर मोड पे है। लेकिन सर अदर मोड में जैसे पेटीएम वॉलेट और ये पहले जो चलते थे ना, वॉलेट में लोग पैसे रख लेते थे, ट्रांसफर नहीं करते थे बैंक में। हाँ, तो ये एनी अदर मोड में शायद वो वॉलेट और लिखा हुआ है। वॉलेट क्या बिल्कुल और इस तरह के मैक्सिमम रिटेल वाले वॉलेट में पैसा रखते हैं। बिल्कुल। अब जैसे सर 2 साल पहले हमने किसी को सेल किया उसका पैसा ही नहीं आया, तो सेल की तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगी क्योंकि सेल तो हो चुकी है। यहाँ तो 4480 में तो कोई छूट मिलती नहीं पेटेंट्स को, तो वो भी अगर मोड पे आ जाएगा। हो सकता है तो ऐसा है ना कि अगर मैंने क्रेडिट सेल किया है और नेक्स्ट डे रिटर्न फाइल तक पैसा नहीं आया तो आपको कैश में डालना है उसको, हाँ प्रेजेंटली वेट देना है, अदरवाइज वो बैंक का चैनल से आगे आए तो 6%। ये हम ऐसा फॉलो करते हैं कि सब अगले साल आपका मिला है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम उसको एकदम कंस्ट्रक्टिवली उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सब अल्टीमेटली भी हमको यदि बैंक चैनल से मिला है तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं 35 लेकर। लेकिन इतनी सारी एक्सरसाइज तो हम कर भी नहीं पाते प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि कोई असर से आता है तो वो तो सब जितना चेक से आता है ठीक है, बाकी पे 8% भरना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिकली तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। लेकिन एनी अदर मोड का सब ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है जब हम 3 करोड़ की लिमिट देखेंगे 2 से 5 करोड़, क्योंकि वहाँ तो लिखा हुआ है सबकी कैश की जो रिसीट्स है, वहाँ पे अदर देन बैंक नहीं लिखा, वहाँ पे कैश लिखा है। तो जो जेबी की पेटीएम वॉलेट की या इस तरह की पेटेंट्स की एंट्री है तो उनको भी अलग हटा के हमको देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो थोड़ा फायदे का काम हो जाए हमारे लिए कि कैश की रिसीट 5% है तो हमको देखना पड़ेगा। और 4480 में पहली बार इस तरह का प्रावधान है। 4480 में इस तरह का नहीं था कि सब चेक से मिला आपको, बैंकिंग चैनल से मिला आपको 50%, नहीं मिला 60%। वहाँ तो आपका चेक से मिले चाहे बैंक के थ्रू मिले या नगद कुछ, वहाँ तो 50% से प्रावधान था। लेकिन वहाँ पे भी ये डाला गया है यदि 50 से 75 की एक्सटेंडेड लिमिट है तो 5% ऑफ रिसीट वाले को आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम थोड़ी एआईएस की चर्चा कर लेते हैं। एआईएस में हर साल बदलाव होते जा रहे हैं और बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आती जा रही है और अभी जो एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है इस बार की कम से कम 57 से 58 इंफॉर्मेशन अभी इस साल में तो मैंने चेक किया था अभी तो 57 से 58 हेल्थ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ रही है। तो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 26 ईयर्स का तो कोई मतलब रही नहीं है, क्योंकि पीडीएस की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि फॉर्म बना हुआ है तो उसको हो सकता है आगे चल के खत्म हो जाए। तो एआईएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अभी हम रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। सब बहुत से एसएससी के हमारे पास रिटर्न आ गए, जब तक एआईएस और एआईएस नहीं आ जाए तब तक हम रिटर्न फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग की सारी इंफॉर्मेशन, नगद डिपॉजिट, पे डिपॉजिट, प्रॉपर्टी सेल, इसके अलावा शेयर्स की इंफॉर्मेशन तो सब 31 मई को जो उनके एआईआर फाइल होंगे इसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे दिखेगी। तो इफेक्टिवली 5 जून के आसपास तो दिख पाती है। तो एआईएस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और उसका एनालिसिस हम भी आज तक क्लाइंट को एआईएस दे देते हैं, तो वो एआईएस सब इतना बड़ा है कि वो 50, 60, 70 पेज का हो जाता है। दूसरी बात और जिनके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे 2A भी दे देता है और बाकी सब सेल भी दे देता है, तो बड़ा फॉर्म रहता है। अब उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको पहले से ध्यान हम रख रहे थे बहुत सारे बड़े एसएससी के केस में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रही है आपके लिए, तो हम फीडबैक जरूर दे रहे थे आपको कि शेयर्स की इन्फॉर्मेशन है डुप्लीकेट आ गई सब, तो डुप्लीकेट आ गई तो हमने लिख के दिया सब डुप्लीकेट है, या कुछ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन डबल आते थे, या कोई इंटरेस्ट हमको रिसीव पेड हुआ है सीसी लोन अकाउंट पर वो रिसीव को उसकी रिपोर्टिंग आ रही थी तो वहाँ जो रखा। पोस्ट ऑफिस में तो अमूमन ऐसा होता है कि सब वो पूरा जो देता है वो
यूनिट बेसिस पे देता है, जबकि हम एक्चुअल बेसिस पे देते हैं। तो जहाँ पर मेजर डिस्क्रिपेंसीज थी वहाँ पर हम ध्यान रखते थे कि उसको फीडबैक देके वहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। डायनेमिक फॉर्म था, आपने जैसी फीडबैक दिया पोर्टल पे चेंज हो गया, उसके बाद क्या होगा आपको पता नहीं। लेकिन अब उसके बाद सरकार क्या कर रही है और उसमें आगे क्या गतिविधि हो रही है, अब आपके डोमेन में है सामने। उसमें एक नया यूटिलिटी जो है फंक्शनलिटी इंसर्ट की गई है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने फीडबैक दिया तो उस फीडबैक को कंफर्मेशन के लिए सोर्स के पास वापस भेज दिया गया कि नहीं भेजा, पहली चीज। दूसरा, जितना फीडबैक आपने दिया था वो भी शेयर कर दिया क्या उनसे, कि आपने जो ऑपरेशन दिए थे वो भी रेज कर दिए वहाँ पे। तीसरा कि उसका सोर्स का रिस्पॉन्ड क्या आया, किस तारीख को आया, तारीख क्या है रिस्पॉन्स, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये भी बड़ा महत्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आ गई कि अब आपने तो ऐसा नहीं कहा हमने कर दिया तो हमारा काम हो गया। अब यदि आपने कर दिया और सामने वाले कहा नहीं साहब हम तो सही है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, हमारे पास डेटा उसके साथ, तो फिर वापस मिसमैच क्रिएट होगा और उसके बाद फिर नोटिस आएगी और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा। सही तो जो भी होगा प्रोसीडिंग में तय होगा, लेकिन इनिशियल प्रॉब्लम्स तो आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि सोर्स के पास जाकर उसका जो रिटर्न है उस रिटर्न को आप जो भी रिवाइज करवाने की कोशिश करें, जो कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस तरह की एंटिटी जो रहती है वो काफ़ी लार्ज लेवल पे काम करती है और वो आजकल तो सब जगह एक प्रॉब्लम है, सब कस्टमर केयर जो नंबर है वो इतने कंप्यूटराइज्ड है कि वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन ये परेशानी आएगी कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है और क्या आपके रिस्पॉन्स क्या वो होगा सर देखते हैं। दो चीज़ें सर बहुत महत्वपूर्ण है जो अभय जी ने मुझे कहा था कि इसकी डिस्कशन हमको जरूर करना है। एक शेड्यूल ए है जैसा, अब 50 लाख से ज़्यादा की इनकम मेरे हिसाब से बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में जो एम्प्लॉई है उनकी 50 लाख से ऊपर सैलरी तो हम भूल जाते हैं फाइल करना, सबके लास्ट में आता है रिटर्न क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ पता नहीं सर, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि सब फाइल करना ही है हमको। लेकिन 50 लाख से ऊपर शेड्यूल है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली सब इन केसेस में जहाँ पर सर्च से सर्वे से ये अक्सर की आगे कोई संभावना हो, क्योंकि पहले वेल टैक्स रिटर्न करता था और वेल टैक्स रिटर्न में हमारे पास ऑप्शन थे कि सर आपके पास जो भी चीज़ें उसको आप बता देंगे, ज्वेलरी उसको बता देंगे। लेकिन अब हमारे पास में कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिसके तहत हम अपनी पर्सनल असेट्स को वहाँ पे डिस्क्लोज कर सकें, क्योंकि अधिकांश लोग जो रिलेशन करते हैं वो भी दो सेट बनाते हैं, पर्सनल सेट में और बिजनेस सेट, बहुत से मर्ज करके बनाते हैं कि सब एक ही है। तो शेड्यूल एल पहले तो वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर मतलब 50 लाख से ऊपर 50 लाख तक की इनकम रखनी। दूसरा एसी असेट्स जो आपने शेड्यूल बीएस में नहीं कर रखी है वही यहाँ पे आएगी, जो वहाँ पे कर रखी है उसकी जानकारी यहाँ देना है। तीसरा, यदि कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उसकी जो इंडिया में असेट्स है उसकी जानकारी, मतलब ऐसा नहीं कि सब फॉरेन असेट्स की जानकारी, कोई भी पर्सन हो उसकी इंडियन असेट्स की आपको जानकारी देना है। चौथी चीज इसका वैल्यूएशन वाला जो रूल है, वेट टैक्स का सब हमारे पास तो पुराना हमको पता है, वेट टैक्स में जब हम रिटर्न भरते थे तो उसमें ये था कि हमको मार्केट रेट देखना पड़ता था, का सेट आता, लेकिन यहाँ पर जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है इसके स्पष्ट है कि सारी जो असेट्स है उसको आपको कॉस्ट पे आपको देना है, उसका मूल्यांकन जो आपको वैल्यू देना है वो कॉस्ट पे देना है। मकान संपत्ति केस में हमारे पास उपलब्ध है इंफॉर्मेशन परचेज की गई है और उसमें फिर एक और उसमें नीचे इंस्ट्रक्शन लगाया यदि आपकी कॉस्ट नहीं है, आपको कहीं इनहेरिटेड हुई है, गिफ्ट हुई है तो प्रीवियस ऑनर को जो कॉस्ट है जो सेक्शन 49 के अंदर है उसकी कॉस्ट आपको देना है। तो ये सब भरने में इजी है, जिनका भी मोबाइल असेट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल सोने चांदी की केस में दिक्कत आती है क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोगों को ये पता नहीं कि आपके पास कितना सोना है और दूसरा ये पता रहता है कि कब तक खरीदारी है, मतलब पूरा नहीं रहता है दूसरी जगह और जो नया रहता है वो भी अकाउंट्स में जनरली नहीं आता है। उन केसेस में क्या करें हम देखते हैं क्या 2016 से ये प्रावधान आया था, उस वक्त तो बहुत से लोगों ने सलाह दी थी सर इसको आप उस दिन वैल्यूएशन करा लो, इफ नॉट डिटरमिनेबल तो आप उस दिन वैल्यू करा लो, लेकिन फिर भी वहाँ पर कॉस्ट दी है तो कॉस्ट के रूप में आपको इसको देना चाहिए। यदि पुरानी है और आपको पता नहीं है तो मेरे हिसाब से 2001 की बेस किया है और अल्टीमेटली इसका जो इम्प्लीकेशन आना है वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए आ रहा है, कभी आप बेचते या कुछ भी करते हैं तो 1/4/2001 की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू उसके आधार पे आप उसको वैल्यूएशन करके दोगे तो उससे दो फायदे होते हैं कि उस समय की वैल्यू 1 किलो सोने की बहुत कमी आती है, तो आपके पास 100-200 ग्राम सोना है तो वो तो 1-1.25 लाख के अंदर भी नहीं करता, बल्कि 50-70 हज़ार दिखता भी कम है तो वो दे सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें है इसको ध्यान इसमें रखना है कि ये छूटने की संभावना है और आपका सॉफ्टवेयर जब आप कुछ नहीं भरते हो तो वो जीरो ऑटोमेटिक ले लेता है, वो जीरो से चले जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर को तो रिटर्न कराना जैसा फैसिलिटी में कर दिया उसने जो फिगर
करना और क्या है, आप उसका वो ज़्यादा डालना और स्वाभाविक रूप से हो जाता है, बहुत सी बात हो जाती है। GST टर्न अमाउंट डालना आपसे मिस हो गया तो वो जीरो चल जाता है वहाँ। जब आप रिटर्न खुल के देखेंगे केस तो जीरो से वहाँ जा चुका है। तो अब सामने वाले के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा अप्लाई के साथ कुछ ना कुछ केस भी तो होगा सब। बैंक का दोस्त तो सारे ही से डिस्कस करना है, इसके पास तो एक ही जगह है वो डिस्कस करने। ये पूरा इसका बड़ा सा कैलकुलेशन वो है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है और हम सब ने भरे रखे हैं, इसमें लाइबिलिटी डालना है और ये सारा ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं किस तरह से इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक और अभय जी ने आदेश दिया था कि सब NRI SSS के लिए जो उसके लिए NRI SSS के लिए क्या फाइन सब ध्यान रखते हैं, क्योंकि रिटर्न तो सभी के लिए समान होते हैं, ध्यान क्या रख सकते हैं, क्या भूलते हम ये देख लेते हैं। बहुत सी बार तब ऐसा होगा कि हमने रिटर्न भरा NRI समझ की थी, बट एक वहाँ पे बॉक्स आता है सब चीज रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, उसको टिक करवाओ। तो SSC पिछली बार रेसिडेंट था, हमारा मास्टर आया उसका ऑटोमेटिक चला गया और रेसिडेंट में रिटर्न चला गया, क्योंकि इस साल की इनकम तो कोई फर्क नहीं था, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एक जैसे ही था, चला गया तो चला गया सब, उसको हम बाद में ध्यान आया। लेकिन जब बाद में इसका इंप्रेशन देते हैं देखते हैं पिछले साल में क्या स्टेटस था असेसमेंट पोस्टिंग के दौरान, और बहुत सारे लीगल भी इसमें सब प्रावधान करते हैं कि उसको सही डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी फॉरेन एसेट्स रेशियो भी बना रेसिडेंट लिखता है तो फॉरेन एसेट्स को वहाँ डिक्लेयर करना है, NRI है तो उसके लिए शेड्यूल एफ रखने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली जाती है, तो ये वहाँ पे टिक करने का ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है कि पर्सन परमानेंटली मूव टू इंडिया वापस आ जाता है, भारत वापस आ जाता है। हमारा ये मत रहता था कि NRI का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल नहीं है और NRO का टैक्सेबल है, जबकि NRI का जो इंटरेस्ट है सब वो के अंतर्गत रहता है। यदि उसमें कोई इंटेंशन ऐसा है कि सब जॉब और छोड़ के 15 मार्च को भी आ गया तो 15 मार्च के बाद जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, खाली वो NRI अकाउंट है। हमारे यहाँ तो अगले साल भी यदि वो इंडिया में आ गया और NRI अकाउंट लिखा था देखा कि हम इंटरेस्ट में NRI अकाउंट तो उसको NRI वाले कलम में डाल दें चुप रहा। ये चीज छोटी सी है लेकिन हम भूल जाते हैं, बहुत सारा ध्यान रखना है। शेड्यूल एफ जरूर भरना है, बहुत सारे केसेस में शेड्यूल एफ नहीं भरने में आता है। इवन रेसिडेंट के केस में बहुत सी बार हम जो फॉरेन सिक्योरिटीज में पेड करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत ईजी बनाते हैं सब, आपको गूगल के शेयर लेना हो माइक्रोसॉफ्ट का लेना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं, तो एक्सचेंज में वहीं के रहते हैं तो हम शेड्यूल एफ नहीं भर पाते, और शेड्यूल एफ नहीं भरने का हम देखते आगे परिणाम क्या होगा तो हम इस साइड से चर्चा करेंगे। एक DTAA की क्रेडिट हम जो लेते हैं, DTAA की क्रेडिट में फॉर्म 67 फाइल करना जरूरी है, तो उसमें छूट जाता है। हम कैलकुलेट भी सही करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके वहाँ पे इनकम टैक्स के रेट में डाल भी देते हैं, लेकिन उसको क्लेम करना छूट गया, फॉर्म को फाइल करना भूल जाता है, उसको क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ है कि हमको लगता है सब 2.5 लाख की टैक्सेबल जो मैक्सिमम लिमिट है जो बेसिक एडमिशन वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन NRI वाले केस में छोटा सा परिवर्तन है। STCG और NTCG ये यदि आपका 1 लाख रहा 10,000 रहा तो भी उसके ऊपर कोई छूट नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तभी आप रिटर्न में बहुत बार देखते हैं कि ये टैक्स क्यों आ गया इसमें मिनिमम लिमिट से कम है, क्योंकि हमको ये लगता है कि सब रेसिडेंट वाले केसेस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट होने वाले टैक्स लगता है, लेकिन कहाँ लग के आ जाता है, तो उससे हम देखते हैं उनको पता नहीं रहता है मुझे, तो वो टैक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट करके सब टैक्स नजर आ गया, तो हमको लगता है कि चलो ठीक कर दिया हमारा, लेकिन वहाँ पर ये कारण है। लेकिन इसमें 1 लाख की जो लिमिट है सर 112A वाली वो तो आपको छूट मिलेगी, NTCG में जो 1 लाख है वो इंटरनल तो छूट मिलेगी, लेकिन STCG में ऐसी कोई छूट नहीं है। एक और पॉइंट जो मेरे ध्यान में आया था कि प्रॉपर्टी वाले केस जो हम सेल करते हैं NRI के प्रॉपर्टी में जो TDS काटना रहता है वो 30% के इसमें काटना रहता है। जैसे हमारे SSC केस में जो NRI जो प्रॉपर्टी बेची 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी और 30% में टैक्स काटना है तो बड़ा हेवी टैक्सेशन रहता है, जबकि 5-7 साल पहले खरीदी गई। उसको ऑप्शन देता है सर कि आप मात्र फॉर्म नंबर 13 में जाके लोअर रेट के लिए एप्लीकेशन करो और उसके बाद वो मिल जाता है आपको फॉर्म, लेकिन उसमें एक क्या आता है 3 साल की एवरेज इनकम के आधार पर जब शुरू से फॉर्म देना फिजिकली भी करता तो ये रहता 3 साल रिटर्न लगाना था, तो बहुत सी बार रिटर्न नहीं रहता हमारे पास क्योंकि हमने बीच में कोई इनकम नहीं थी, रिटर्न की फाइल नहीं की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आगे काम आने वाला है प्रॉपर्टी सेल है परचेज है, यदि वहाँ पे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो मतलब इनकम उसकी ट्रैकिंग में रहते हैं आप, तो नोटिस आने की संभावना बड़ी कम होती है और इस तरह के काम आपको आ सकते हैं कि आप छोटी सी चीज़ें लेकिन कुछ चीज़ों को समराइज करने की कोशिश की जा सकती है। फॉरेन एसेट्स वाली चीज़ तो हमको देखना पड़ेगी, सबको डिटेल्ड शेड्यूल है, इसमें डिपॉजिटरी अकाउंट बेनिफिशियल ऑर्डर वो तो भी डालना है,
कस्टोडियन उनको डालना है, बहुत सारे असेट्स के हैं, इमोबल है, मोबल है, सिक्योरिटीज है, बड़ा बृहद शेड्यूल है। बट इन नटशेल हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसी एसेसी यदि किसी के पास है और हमारी जानकारी में, तो अधिकांश एसेसी से हमारा कॉन्टेक्ट कैसा रहता है, बातचीत होती ही है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या गए थे। तो बहुत सारा हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि वहाँ आपकी इन्होंने ली है या शेयर है, तो वो हमको इस शेड्यूल में भरना है। वो किसे भरना है? शेड्यूल जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, एचयूएफ उनको भरना है, कंपनी वाले केसेस में है ही नहीं सब, ये वहाँ ध्यान रखना है। और केवल रेसिडेंट के केस में ही भरना है, एनआरआई और आरएनओ वाले केस में जरूरी नहीं है। कुछ प्रोविजन भी है सर इसके, जो 139(1) के है कि आपके यदि कोई भी असेट आपकी बाहर है रेसिडेंट, तो इवन आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम है, लेकिन फिर भी आपको बहुत प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 बंद करना करना, ये वहाँ पे दिया है ताकि छोटे मोटे प्रावधान है। शेड्यूल एफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब रिटर्न में आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें आती है, इसको डिस्कशन करने की चीज़ें बताने की आवश्यकता है। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? इनकम टैक्स एक्ट में तो कोई पेनल्टी है नहीं सर ऐसी कि जिसमें आपने कोई भरना भूल गए तो क्या होती है, जो जनरल पेनल्टी है वो अलग बात है। बट लेक मनी जो एक्ट है उसकी सेक्शन 42 और 43 कहती है यदि आप इनकम टैक्स में रिटर्न में जो आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना है, यदि आप नहीं करते हैं तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी या 7 साल का कठोर सश्रम कारावास की सजा। तो ये वाली चीज़ें जो है अभी अतिशय जी ने बताया कि सर इस तरह के नोटिस आए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह के नोटिस आते हैं तो बाद में उसको आप फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सारे एसोसिएशन रहते हैं जो बड़ा एलिट क्लास के रहते हैं, सब फॉरेन क्लासेस आता है तो हमारे लिए भी एक सवाल रहता है। करेंसी कौन सी होना चाहिए? करेंसी तो इंडियन करेंसी होगी, भले आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट। और इसमें एक और विशेष चीज़ है सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर की कैलेंडर ईयर वाली करना है। हमारा जो साल है वो फाइनेंशियल ईयर रहता है, वो 31 मार्च में खत्म होता है, जबकि अधिकांश कैलेंडर ईयर चलता है। तो जो रिपोर्टिंग है वो होगी कैलेंडर ईयर वाली। एक चीज़ें जो हम भूल जाते हैं दूसरा, हमने कोई मार्च में शेयर खरीदा तो उसकी रिपोर्टिंग इस असेसमेंट ईयर में नहीं होगी, मार्च में, वो अगले असेसमेंट ईयर। अब कुछ चीज़ें जो कि हम रिटर्न के ऊपर सेमिनार है, रिटर्न में हमको कुछ नई जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। एक छोटा और बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि लिव इन्वेस्टमेंट की जो एलिजिबिलिटी थी वो 3 लाख से 25 लाख हुई, मतलब 8 गुना कोई छूट बढ़ गई होगी 1 साल में, ये बहुत कम रेट में आता है। 3 लाख से 25 लाख। अब लिव इन्वेस्टमेंट से आप सभी परिचित हो, एक तो होती सब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एक होता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो तो सैलरी का ही पार्ट है आपको, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शन 89 प्लस की रिलीव क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट, इनमें तो पूरी की पूरी टैक्स भी होती है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के संबंध में बहुत सारे उसमें 3-4 रूल बने कि एक्चुअल कितना मिला, 30 डेज की एवरेज जो ड्यू रहती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। तो उसमें मैक्सिमम कैप थी पहले 3 लाख, अब वो मैक्सिमम कैप बढ़ा के 25 लाख। दूसरा, डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लोगों का कर रखा है। तो पहले क्या था कि डेब्ट म्यूचुअल फंड को एक नॉर्मल अपनी कैपिटल असेट्स मान के 3 साल बाद उसका इंडेक्सेशन करते थे और कैपिटल गेन हम यूज मिला। फाइनेंस एक्ट 2023 में ही आया था कि जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर इंडेक्सेशन को समाप्त कर दिया गया। अब जो भी रहेगा वो आपका नॉर्मल इनकम रहेगी और वो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देगा। तो ये एक परिवर्तन है जो ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जब एक एसएससी का हमारे पास चार्ट आता है उसका जब हम म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन देखते हैं तो उसमें 10-20 तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं। उसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, बहुत से लोकल को कर देते हैं, डेब्ट को एक नीचे कर दिया, इक्विटी को ऊपर कर दिया। बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, उनका अल्फाबेटिकली दे देते हैं और दूसरी बार स्विच हो जाता है। डेब्ट से एसडब्ल्यू की जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल वाला जो है वो आपका इक्विटी में जा रहा है, तो वो क्योंकि वहाँ तो हो ही रहा है ना सब कुछ, रिडम्पशन हो रहा है, वो कैपिटल गेन करना है, तो ये बड़ा रिस्क वाला काम है और इसमें गलती की संभावना अधिकांश तो होती है। हम भी जब करते हैं तो बहुत सारे इसमें होती है, लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड हम ध्यान रख सकते हैं सर ये इस बार बाहर है उसके वजह से। तो नॉर्मल के साथ में इसको हमको 10% में आएगा, नहीं 10% में आएगा, ये सीधे नॉर्मल पैकेज में जाएगा। इस साल से ये परिवर्तन आया है। एक और बड़ा परिवर्तन ये है सर कि जो 54 और 54 एक हम छूट लेते थे उसमें अब तक कोई कैपिंग नहीं थी कि आपने 50 करोड़ का मकान खरीद लिया गया तो भी आप
उसको क्लेम कर सकते थे। तो जो सरकार का उद्देश्य था सबके हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और सभी के लिए घर उपलब्ध हो, वो कहीं ना कहीं विफल होना है। बड़ा कैपिटल के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली तो उन्होंने 10 करोड़ कैप कर दिया। सब आप कितना भी प्रॉफिट 10 करोड़ से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जहाँ बड़े केसेस हैं, जहाँ पे बड़े इस तरह के होते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन का काफ़ी इम्प्लीकेशन लाएगा। एक छोटा प्रावधान था कि जैसे हमने कोई मकान लोन के लिए या कोई प्लॉट लोन के लिए, मकान का हम मान लेते हैं प्लॉट तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट देता था, जो हम 24 में डिडक्शंस लेते थे उसमें सेल्फ रेजिडेंशियल एसओपी के उसमें, और बाद में जब उसको बेचते थे तो हम उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे ऐड करते थे कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मतलब बहुत सारे डिसीजंस भी कोर्ट के इस बारे में रूलिंग्स है। तो इस बार उसको मतलब एक्ट भी चेंज कर दिया था, डबल डिडक्शन को उन्होंने मना किया। लेकिन ये फाइनेंस एक्ट 2023 से आया, मतलब इसके पहले के जितने भी अमेंडमेंट जो थे वो सही थे, मतलब उनके हिसाब से वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी। तो अब वो चीज़ नहीं चलेगी, डबल आप छूट नहीं ले सकते। तो रिटर्न से संबंधित जो परिवर्तन थे वो तो कम थे, और जितने साथ वाले परिवर्तन थे जो कि इस तरह रिटर्न भरने को ध्यान रखना है, जो मेरे नॉलेज में आए और जो मेरे जरूर सकता है उन सबकी डिस्कशन में आपके सामने। इस केस में अगर मूवी रीजिंग में जाते हैं तो 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मिलेगा, 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा होम लोन से। हाँ, सिर्फ एसओपी का तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में इसको ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी कॉस्ट में। वहाँ पर संभावना बनती है कि डबल डिडक्शन का मना किया, तो यहाँ पर संभावना बिल्कुल श्योर। प्रेजेंटेशन पर यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कीर्ति जी से निवेदन की कृपया डायस पर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। आपने बोला कि मैंने आपको कुछ आदेश दिए, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, इतना कंटेंटिव मैटर आपने लिखा, और इसके बाद आप 7 साल के कठोर सश्रम कारावास और 10 लाख का जुर्माने की बात करेंगे, तो आपसे तो सभी निवेदन से बात करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कार्यक्रम की परंपरा है धन्यवाद देने की, जैसे अपनों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। मैं अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर इतना अच्छा समझाया कि तैयार। कीर्ति जोशी जी से निवेदन कि वे वोट आप पहन दे रहे। दो टॉपिक ऐसे हो गए हैं बजट के बाद, बजट जब तक मनी टफे सर नहीं समझाते हमको समझ नहीं आता है, और रिटर्न फाइलिंग फॉर्म जब तक दीपक भैया हम नहीं समझाते हैं हमारे रिटर्न फाइलिंग का काम चालू होता है। तो मेरे ख्याल से विगत 5 वर्षों से हम दीपक भैया को जो है वो रिटर्न फाइलिंग फॉर्म पर सुन रहे हैं कि एवरी ईयर क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से रिटर्न्स में उनको इनकॉर्पोरेट करना है, और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं जब हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से हैं। एक बहुत अच्छी यूनिक प्रॉब्लम अभी मैं और संकेत डिस्कस कर रहे थे। संकेत का ये कहना था कि मैंने फॉर्म फाइल किया और गलती से आफ्टर ड्यू डेट मैंने न्यू टैक्स रिजाइन के लिए 10IE फॉर्म फाइल कर दिया। उस समय पोर्टल ने भी एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट ईयर और बाद में CPC ने जो है डिमांड भेज दी। अब क्या मैं अपडेट रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? दैट इज़ वन क्वेश्चन। और अगर मैं अपडेट रिटर्न फाइल करता हूँ तो क्या मैं नई डिडक्शंस क्लेम कर सकता हूँ उस अपडेट रिटर्न में, सो दैट मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो। सो मैंने भी जैसे आप सोच में पड़े, मैं भी वैसे सोच में पड़ा, और फिर मैंने कहा भैया ये तो पोर्टल जाने एक क्वेश्चन जो है वो बाहर तेजू भैया ने पूछा था, तेजिंदर भैया ने, कि मैंने लास्ट ईयर मतलब सेम प्रॉब्लम है कि लेट फाइल किया, 10IC फॉर्म जो है 10IA फॉर्म जो है वो मैंने फिल किया, वहाँ से डिमांड लग के आ गई। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो मुझे वो उस समय न्यू टैक्स रिजाइन सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मेरा फॉर्म फिल हो गया है। और जब मैंने रिटर्न फाइल किया तो उसने डिमांड रेज कर दी कि आप जो है एलिजिबल नहीं है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से टैक्स दीजिए। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम फॉर्म तो समझ लेते हैं, लेकिन फॉर्म के बाद पोर्टल बहुत अलग तरीके से जो है वो हमें ट्रीट करता है। सो विद दिस वर्ड
वी थैंक यू वेरी मच कि भाई कम से कम हम वो गलतियाँ ही नहीं करें, तो नेक्स्ट ईयर ऐसे अनआंसर्ड क्वेरीज हमारे पास नहीं रहे, तो ऐसी अनआंसर्ड क्वेरीज नहीं रहे, इसके लिए आप लोग हमें पहले ही बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल।